नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। लगभग एक साल हैं और देश में लोकसभा का चुनाव 2024 में होना वक्त थोड़ा कम ही बचा है। अभी से सियासी माहौल पूरी तरीके से इस देश में बन चुका है और देश ही नहीं विदेश तक से माहौल बनाया जा रहा है। नेशनल लेवल पर जहां बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट तैयार हो रहा, गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ राज्यों में भी क्षेत्रीय दल बीजेपी को घेरने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ देश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें यहाँ हैं और ये कहा जाता है कि जो यूपी जीत जाता है वो देश जीत जाता है। और ज़्यादातर प्रधानमंत्री भले ही वो दूसरे राज्यों के रहे हों, लेकिन उनको यूपी से होकर ही जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सांसद वो यूपी से हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का महत्व भली भांति समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझती है। बीजेपी ने इस बार 80 की 80 सीटें जीतने का नारा दिया है, इसके लिए परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बड़ा रोल तय करते हैं, जैसी हमने बातें कहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 111 विधानसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के और गठबंधन को मिला के एक अच्छी खासी तादाद, एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर मिल रहा है। और अगर गुणागणित और जाति समीकरण और मूल मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो फिर स्थिति बेहद कांटे की होने की उम्मीद है। यहाँ विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो अपने अपने तरीके से, जाहिर सी बात है, तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी चल रही, लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अलग तरीके से बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव के महाअभियान का। लोक कल्याण यात्रा के नाम से ये यात्रा शुरू की गई है और अखिलेश यादव लखीमपुर से धौरहरा तक ये यात्रा लेकर जाएंगे। एक चिंतन शिविर चल रहा था, मंथन शिविर चल रहा था। मंथन शिविर के समापन पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर न केवल निशाना साधा, बल्कि उन्होंने बहुत सारे अन्य मुद्दे भी किए और अपने कार्यकर्ताओं को ये वास्तव में दरअसल ये बूथ प्रबंधन के लिए एक तरीके से प्रशिक्षण शिविर था। और उसका ये आखिरी दिन, जिस दिन अखिलेश यादव इसके समापन पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी भी बूथ मैनेजमेंट को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में चाय पर चर्चा कर रही थी, एक शानदार सफलता हासिल की थी। इस बार टिफिन पर चर्चा शुरू हो गई है और इसको लेकर विपक्षी दल भाजपा पर तंज भी कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ये लोक जागरण यात्रा, लोक कल्याण यात्रा, लोक जागरण यात्रा जिसको उन्होंने नाम दिया है, इस लोक जागरण यात्रा के रथ पर सवार होकर वो लखीमपुर खीरी से धौरहरा के लिए निकले। जब सपा ने यात्रा या रथ निकाला, उसे लाभ जो हुआ है, राजनीतिक लाभ जरूर मिला है। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राजनीतिक लाभ उसको मिला है। ये ऐसा नहीं कह सकते। 2022 में भी समाजवादी पार्टी रथ पर निकली, अखिलेश यादव रथ पर निकले तो उनकी संख्या 111 तक अकेले पहुंच गई। भले ही वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन राजनीतिक ताकत में लगभग 2 गुने का इजाफा हुआ है। ऐसे में इस बार देखना है कि इस रथ यात्रा से क्या संजीवनी मिलती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो मुद्दे निकल कर आए हैं मंथन में, आज हम बात करेंगे 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी और विपक्ष कितना भारी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे करिश्माई नेता हैं जो एक तरीके से भाजपा के इंजन को अकेले, पूरी ट्रेन को अकेले घसीटने का मादा रखते हैं। और उत्तर प्रदेश में मोदी की लोकप्रियता आज भी सिर चढ़कर बोल रही है, योगी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। शायद बहुत अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो इतना लोकप्रिय है।
ये कोई मैं चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मुझे इसकी कोई ज़रूरत है, ना इसकी कोई आवश्यकता है मुझे। योगी आदित्यनाथ एक तरीके से वो 24/7 टाइप के मुख्यमंत्री हैं। आप कहीं भी कोई भी आप दिन में अगर देखेंगे, कार्यक्रमों की लिस्ट देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, तो योगी जी आपको कुछ करते नजर आ जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो घर बैठने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। सरकार से लेकर संगठन तक वो लगातार काम कर रहे हैं और वो अब उन्होंने मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, मोदी के कार्यकाल की बेहतरीन बातें वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने मंत्रियों के जरिए, अपने अधिकारियों के जरिए, सरकार के विभिन्न अभियानों के जरिए एक जनसंपर्क की श्रृंखला शुरू की गई है जो 30 जून तक चलेगी। और इस श्रृंखला में टिफ़िन पर चर्चा कार्यक्रम भी शामिल किया गया है और ये टिफ़िन पर चर्चा पर अब कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से इसकी चर्चा अभी अपने गृह जनपद गोरखपुर से शुरू की और पहला जो टिफ़िन पर चर्चा का जो कार्यक्रम था वो गोरखपुर से शुरू हुआ। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी जो अपने बूथ और यूथ को मजबूत करने के लिए जो लोक जागरण यात्रा निकाल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने तरीके से एक तरीके से टिफ़िन पर चर्चा कर रही है। इस बीच 2-3 मसले और नज़र आ रहे हैं। कल अखिलेश यादव से मिलने केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो समर्थन मांगेंगे उसी अध्यादेश को लेकर जो राज्यसभा में आना है, जैसा पूरे देश में निकले हुए हैं। एक तरीके से मेल मिलाप विपक्षी दलों के बीच में जो दिख रहा है उससे कहीं ना कहीं कोई संभावनाएं बन रही हैं। बहुजन समाज पार्टी मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। आज चर्चा हो रही थी हमारे एक साथी से, तो यही हो रहा था कि मायावती बस बैठकें ही कर रही हैं। खैर, उनका अपना अंदाज है बैठकों से राजनीति को साधने का। कांग्रेस पार्टी से खबर आ रही इस बीच, जो केंद्रीय कमान है उसने खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पेंच कसे हैं 1-2 नियुक्तियों के मामले में, लेकिन ये भी खबर है कि खाबरी को लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष यहाँ बनाए रखा जाएगा, क्योंकि खाबरी के आने से कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण कांग्रेस को साधने में बड़ी आसानी होगी। जो एक हवा पानी जो कर्नाटक से बना है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उससे होते हुए उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में परिलक्षित करने की पूरी कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन एक खबर और है कि प्रियंका गांधी को अब एक तरीके से पूरे देश में राहुल गांधी के साथ कैंपेन में उतारने की तैयारी है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव के कामकाज से मुक्त किया जा सकता है। तारिक अनवर और हरीश रावत 2 ऐसे बड़े नाम हैं, कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, इनको उत्तर प्रदेश की कमान मिल सकती है। हालांकि आपको याद दिला दें कि 2009 में दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उस वक्त भी कांग्रेस का ऐसा कोई बहुत बड़ा करंट नहीं था। हालांकि 2004 में उनकी सरकार बन चुकी थी, लेकिन उस कामकाज के सहारे उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों से बढ़कर कांग्रेस पार्टी 21 लोकसभा सीटें जीत गई थी और उस वक्त सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी मात्र 20 सीटों पर रह गई थी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 23 सीटें जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो कांग्रेस पार्टी कुछ उसी तरीके का कुछ करने के लिए दिमाग में सोच रही है। प्रभारियों में मंथन चल रहा है कि किसको प्रभारी बनाया जाए, क्या जाति समीकरण हो, क्या गणित हो। लेकिन मंथन में आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आए हैं। अखिलेश यादव बार बार अपने कार्यक्रमों में जाति, जनगणना, किसान, नौजवान, इनकी बातें वो कर रहे हैं। आज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई गेहूं कि एमएसपी पर या अच्छे दामों पर अगर सरकार खरीदती तो कॉरपोरेट कंपनियों ने जो धुआंधार खरीद की है उत्तर प्रदेश में वो नहीं होती और किसानों को इसका लाभ सीधे उनकी जेब में जाता। अब लाभ सरकार ने एक तरीके से लाइसेंस दे दिया इन प्राइवेट कंपनियों को खरीदने का, और लाइसेंस दिया भी है वो ताकि वो धुआंधार खरीदी कर सकें और फिर इसे आटा बनाकर महंगे पैकेट में बंद करके महंगा बेच सके। तो अखिलेश यादव ने इस बात पर एतराज़ जताया कि ये पैसा जो किसान के जेब में जा सकता था वो कॉरपोरेट के जेब में जा रहा है, ये सरकार की नीति है। गन्ना किसानों का भुगतान 1 साल से बकाया है, वो कह रहे हैं भाई इस राज्य के मुख्यमंत्री 1 साल पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने इनकाउंटर, जाति जनगणना, बहुत सारे सवाल उठाए हैं और वो बार बार
मूल मुद्दों पर जो चुनाव है, मूल मुद्दों का एक परसेप्शन बनाने की अखिलेश यादव कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने लोक जागरण यात्रा के प्रारंभ के समय और जो बूथ सम्मेलन था उनका, उसके समापन पर लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में क्या कहा, वो ज़रा सुनना बड़ा दिलचस्प है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये रथ के हैं, उस रथ में सवार होकर वो वहाँ पहुँचे थे और अब आगे रथ यात्रा धौरहरा तक जाएगी। जिन कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है, कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता दें। और मैं जानता हूं यहां बहुत सारे जागरूक लोग हैं, प्रोफेसर सुवीर पवार जी भी हैं। बताओ सुवीर पवार साहब कहीं गेहूं खरीदा गया हो तो बता दें। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वो बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता तय कर रहे हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं, अखिलेश यादव बारी बारी से एक एक मुद्दे गिना रहे हैं। वो सुब्रत पाठक जो कन्नौज के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये वाकया बता रहे हैं कि बल भर के पुलिस को पीटा और तंज कस रहे हैं कि बुलडोजर कहीं दिखाई नहीं तो पुलिस उसके पीछे छिप जाती। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और ये भी आश्चर्य जता रहे हैं कि मुकदमा तो लिखा गया लेकिन सांसद का पता ही पुलिस को पता नहीं है। अखिलेश यादव के लोक जागरण अभियान और बूथ पर चर्चा का जो कार्यक्रम था, जिसे एक तरीके से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है लखीमपुर खीरी से, उस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रिएक्शन दिया है। उसे सुनिए। उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। अपराधियों को जिस ढंग से अपने शासनकाल में सपा ने पुष्पित पल्लवित पूर्व में करके रखा है, प्रदेश की जनता इनकी कलई जान चुकी है। पर्दे के पीछे इनकी मानसिकता क्या है समझ चुकी है। इनको प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद इनके काम नहीं आएगी, क्योंकि अपराधी जो आज तक तांडव प्रदेश में किए हैं वो इनके ही राजपाट में पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं। पाठक जी कह रहे हैं कि भाई ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव के पास कुछ बचा नहीं है और तांडव तो अपराधी इनके राज्य में करते रहे, ये किस मुंह से बोलेंगे। मूल मुद्दों का जवाब समाजवादी पार्टी मांग रही कि भाई गेहूं, गन्ना, गुलाब, बहुत सारे ये मुद्दे वो चुनाव का विमर्श बनाना चाहती है। जाति जनगणना को भी समाजवादी पार्टी चुनाव का विमर्श बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे चुनाव का विमर्श बने, नहीं तो निश्चित तौर पर उसके लिए परेशानी होगी। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता मनोज यादव जुड़े हैं हमारे साथ। मनोज यादव, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सुभाष सिंह, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गौतम राणे साहब सामाजिक चिंतक हैं। राणे साहब को आज हमने बुलाया है
कि वो ज़रा समाज की थोड़ी चिंता करें और हमें बतावें और चिंतन क्या है उनका समाज के प्रति, क्योंकि अलग अलग तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। राणे साहब, आपका बहुत स्वागत। और राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी उत्तर प्रदेश और देश की यात्रा पर रहते हैं, मुझे लगता है कि ये कम से कम 200 दिन तो यात्रा पर रहते ही हैं साल में। तो राजू जी का लंबा अनुभव यात्रा में रहता है, और जब जो कहते हैं कि जो यात्रा करता है असली बात उसी को पता रहती है। मैं सीधे मंथन की शुरुआत मनोज यादव जी से करूंगा। मनोज यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके आज लोक जागरण यात्रा पर निकल पड़े और तमाम चीज़ें, तमाम बातें उन्होंने कहीं। लखीमपुर खीरी में जो बूथ का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी टिफ़िन पर चर्चा कर रही है, जैसे चाय चुनाव और चर्चा चला करती थी उनकी, वो टिफ़िन पर आ गए हैं। आपके नेता ने तंज भी कसा है टिफ़िन पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति वो कहीं ना कहीं बहुत गहरी होती है, और आपने पीछे भी परिणाम देखे हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। चुनाव करीब है, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने तंज कसा है, और सत्ता पक्ष ने रिएक्शन भी दिया कि अखिलेश यादव के पास कुछ बचा नहीं है, वो किस गुंडागर्दी की बात करते हैं, उनके राज्य में गुंडाई हुआ करती थी। आपकी पार्टी चुनाव में कौन से मूल मुद्दों को विमर्श बनाना चाहती है, मैं जरा जानना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं जवाब दुर्गेंद्र जी देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की गुंडाई के। मैं खुद बता रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। हमारी पार्टी का कन्नौज का एक सांसद है, वो पुलिस को पीट रहा था, इतना पीटा कि पुलिस वाले FIR आए तो सांसद का पता ही लिखना भूल गए। अरे ये कब हो गया मनोज भाई, ये कब हुआ? अरे रुक अब सुनते जाइए, आपको पता चलेगा। एक सांसद हमारा कैसरगंज से है, वो सांसद एक खेल संघ का अध्यक्ष था कुश्ती का। उसने बहन बेटियों के साथ जो ओलंपिक पदक विजेता थी उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं टीवी पे बहुत कुछ उसके बारे में कह भी नहीं सकता। हमारा ही सांसद है लगता है, अब अज्ञानियों को इसी तरह बताना पड़ेगा। फिर एक हमारा उन्नाव में विधायक था, उस बेटी के साथ रेप करके उसके पिता की हत्या करवा दी, वो हमारा ही विधायक था। ये बीजेपी के लोग सुनना चाहते हैं दुर्गेंद्र जी, क्योंकि इनको बेशर्मी की इतनी मोटी चादर ओढ़ रखी है कि ये इनको ना तो कुछ दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है। अगर मैं इस तरह बोलूंगा तो शायद कुछ बेशर्मी की जो चादर वो हट जाए। और कुछ कहने से पहले ब्रजेश पाठक कौन सी बात पे कहता है गुंडाई, अतिक्रमण? इसके बहन का भाई है ना, इसकी पत्नी का भाई, यानी कि इसका क्या हुआ आप समझते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री भाई, आदर पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करिए मनोज जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोज जी, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो, सम्मानजनक तरीके से कृपया सम्मानजनक तरीके से। बीच में नहीं, संजीव सिंह अपनी टर्म में अरे जरा कम बोलो, तमीज से बोलो। लड़ाई झगड़ा नहीं भाई, नहीं तो फिर चर्चा करने कोई मतलब नहीं। संजीव मिश्रा जी, आप कृपया शांत रहिए। मनोज यादव बोलिए फटाक से, फिर जल्दी से बात। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। एक जो ब्रजेश पाठक हैं उप मुख्यमंत्री, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं उप मुख्यमंत्री वो बीजेपी के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उनके जो पत्नी के भाई हैं, उनके साले साहब, उनका होटल, संजीव जी को पता होगा, उनका होटल, उनका जो अपार्टमेंट है वो किस जमीन पे बना है, नाले की जमीन पे बना है कि आबादी की जमीन पे बना, जांच करा लेना, तब टीवी पे अपना मुंह आके बोला करें फाड़ के कि साहब पर पुरानी सरकार ऐसी ही थी, तब तो अच्छा लगता है मुझको। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूं, जो हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है कि हमारी पार्टी हर जिलेवार कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पे ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग देने का काम लखीमपुर खीरी से शुरू हो चुका है। वो सीतापुर आएगा, बाराबंकी आएगा, लखनऊ आएगा, और होते हुए पूर्वांचल के तमाम सारे जिलों में और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में ये कार्यक्रम चलेगा। लोक जागरण यात्रा सबसे मेन उद्देश्य ये है कि इस सरकार ने जनता के बीच में क्या बताया है, काम क्या किया है, ये अब बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है। जनता ने सारा काम देख लिया, डबल इंजन की सरकार का और ट्रिपल इंजन की भी सरकार का देख लिया। जनता को आपने बताया क्या है और हुआ कितना क्या है,
उस पे समाजवादी पार्टी चर्चा करेगी जनता के साथ। ये टिफिन पे चर्चा करें, टिफिन में हो सकता है वो बाहर ऑफिस के बाहर, आपकी ऑफिस के बाहर वाला जो बेटा बैठा है पकौड़ा बना रहा है उसी का पकौड़ा हो, या चाय पे नाले की गैस से चाय बना के चाय पिलाने वाली विधि हो। तो ऐसे ही कुछ मनोज जी होंगे। बड़ी जली कटी करते हैं आप भी, लग रहा है बहुत तप कराते हैं कार्यक्रम में, क्या बहुत करूं? जली कटी कहते क्या हैं भाई करूं आप। दुर्गेन जी, अब अगर इतने महान विचारों का प्रस्तुतिकरण मैं आपके चैनल पे नहीं करूंगा तो ये जनता के बीच से ये संवाद खत्म हो जाएगा। मैं रॉकेट वाली बात अभी कर ही नहीं रहा हूं, न रडार वाली बात कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं उस सरकार को दूसरे के सामने इस तरह की बात कहने से पहले 10 बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, सरकार से हमारा कोई सरोकार नहीं, वो किसी चीज पे चर्चा करे, कहीं वोट बनाए, लेकिन जनता ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सत्ता में बैठ के जनता के लोक कल्याणकारी मनोज जी काम कंप्लीट के करिए, फिर मैं संजीव मिश्रा के पास जाऊंगा, कंप्लीट करिए जल्दी से। लोक कल्याणकारी काम के लिए योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री अगर जनता ने बनाया है तो लोक कल्याणी कार्य में जीएसटी की बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी में टैक्सेस बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बेलेचारी बढ़ी है। क्या यही लोक कल्याणकारी कार्य हैं क्या? मेरा सीधा सरकार से सवाल। ठीक बात है संजीव मिश्रा जी। एक तो मनोज यादव ने कई मुद्दे उठाए, उसके पहले एक दो तीन सवालों का जवाब मैं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में मनोज से भी मेरा यही आग्रह था और बाकी मेहमानों से भी यही आग्रह होगा, ताकि सब लोगों को पहले चरण में शामिल कर लूँ चर्चा में। और कृपा करके लड़ाई झगड़ा मत करिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं और मुद्दों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कोई किसी पर टिप्पणी ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग स्वीकार करेंगे इसको। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई गेहूं खरीदने का पूरा मौका कॉरपोरेट को दे दिया गया, अच्छे रेट अगर सरकार देती, एमएसपी पे खरीदती ढंग से तो वो किसानों की जेब में पैसा जाता। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि भाई जो पैकेट वाला आटा खाने वाली लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, यानी शहर का जो एरिया है, फैलाव है, वो ज़्यादा हो गया है। गन्ना 1 साल से भुगतान बाकी है। इस तरह के 3-4 मुद्दे उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण, एक एनकाउंटर को लेकर भी निशाना साधा और कहा भाई एक जिम टेंडर को गोली मार दी थी पुलिस ने, वो विकलांग हो गया है, व्हील चेयर पर है, नोएडा की बात वो कर रहे हैं। इस तरीके से जो ये मूल मुद्दे जिनको कहते हैं आम लोगों से जुड़े, इन पर वो सरकार को कसने की कोशिश कर रहे हैं कसौटी पर। मनोज यादव, संजीव जी। दुर्गेन जी, बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि समाजवादी पार्टी अपने आचरण के अनुसार उनके जो साथी यहाँ बैठते हैं वो उसी भाषा में और उसी गुंडई वाली स्थिति में अपनी बात रखते हैं, और जिस तरीके के बेहया टाइप की बातें आती हैं दुर्गेन जी, मुझे बड़ा कहने में बड़ा दुख है कि के न्यूज़ जैसे सम्मानित चैनल पे इस तरीके की जब बातें आती हैं तो बड़ा दुख होता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अगर आप गुंडई, अरे गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारियों को मंत्री बनाते हो फिर हटाते हो, और उसके बाद चैनल पे बड़ी बड़ी बातें। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद थे, जहाँ कौन सा ऐसा थाना था जहाँ यादव थाना अध्यक्ष नहीं था? जिला अध्यक्ष आप यादव बनाओगे? तो कहने का मतलब बहुत साफ है, गुंडों और अपराधियों को जब स्थापित करोगे, उनको पोलोगे, उनको पालो पोसोगे। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के हाथ में हाथ उठाए खड़े थे, अतीक अहमद को अपने हाथ में लिए वो खड़े पार्टी कार्यालय में, और गायत्री प्रजापति की तो मैंने बात की। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश के चाल चलन ठीक रहेगा? किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य बना रखा था, किस तरीके से बिल्डिंगें बना रखी, जब ढाई गई तब मालूम चला कितने करोड़ों की बिल्डिंगें हैं। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही, तो उसका जिस तरीके से जनता जवाब दे रही है, उन दलों को भी जवाब दे रही है जो बड़ी बड़ी बातें चैनलों पे कहते हैं। गेहूं गन्ना उनकी स्थितियों से साफ है, गेहूं गन्ना अपने समय में देखो 12 से 17 के बीच पे आ जाओ, उसी पे आ जाओ, ना सुनाओ। मनोज जी कृपया टोकिए नहीं संजीव जी को, टोकिए नहीं संजीव जी, कंप्लीट करिए संजीव मिश्रा, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। करना छोड़ो, कथा नहीं के आधार पर बात करनी है तो बात मुद्दों पे ही तो पूछ रहा हूँ। सरकार में बैठे हो, गन्ने का दाम क्यों नहीं? मनोज यादव क्यों नहीं? मनोज यादव, सरकार से सवाल पूछेंगे। संजीव मिश्रा जी आप कंप्लीट करिए। मनोज यादव कृपया शांत रहिए, मनोज यादव कृपया शांत रहिए, मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। आप जब बोलते हैं तो संजीव मिश्रा बीच में नहीं बोलते हैं ना, संजीव मिश्रा नहीं बोलते हैं। संजीव मिश्रा आप कंप्लीट करिए। 5 साल में आरक्षण दिया, हाई स्कूल के बच्चों का टैबलेट देने के लिए कहा था, 5 साल में एक टैबलेट। डिरेल मत करो भाई। मुसलमानों के साथ धोखा किया, वहीं नौजवानों के साथ भी धोखा किया।
आपकी पार्टी को जनता ने जवाब दिया। आप 2017 में 50 के नीचे 47 पे आ, 2019 यही आया लोकसभा का चुनाव, सपा बसपा का गठबंधन 80 में 80 सीटें जीतेंगे। हम तो ये देख रहे थे कि कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये ना कहे कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे। कहा गए 80 में 80 की सीटें? और 2022 इस बार आपके यहाँ कहा जा रहा संजीव जी 80 का दावा आप लोग कर रहे हैं इस बार। कहने दीजिए दुर्गेश जी, जब समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा था आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बोलिए। किस तरीके की लैंग्वेज ब्रजेश पाठक जी के लिए? अरे भाई उनके साले उत्तर का प्रदेश के होटल डिप्टी सीएम है, इसमें क्या गलत कह दिया? नहीं, संजीव जी मैंने टोका है, गलत आरोप मत लगाइए। देखिए आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, जो गलत करता है मैं उसको तुरंत टोकता हूं, बहुत आदरपूर्वक टोकता हूं। संजीव जी देखिए के न्यूज पर ये बात कहने से फायदा नहीं है, कोई तथ्य है, कोई सबूत हो तो मुकदमा लिखवाइए जा करके, लेकिन वो नहीं। आप चैनल में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जनता लगातार आपको। अच्छा, दो मुद्दे जो संजीव जी दो मुद्दे जो उठाए हैं, गन्ना और गेहूं, जरा इनका जवाब दे दीजिए, गन्ना और गेहूं का प्लीज। नहीं करोगे तो आगे भी यही स्थितियां रहेगी। आ रहा है गंभीर चुनाव, 2024 का चुनाव बहुत गंभीर चुनाव। हम टिफिन पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता लोग अपने घर से खाना बना के ला रहे हैं, और जो बड़े नेता जाते हैं उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, और फिर जो ट्रिपल इंजन की सरकारों की विकास के काम हैं हम उनको लेकर के घर घर पे जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं जाकर के, और उन्हें अपनी हम जो विकास के काम है उनसे अवगत कराते हैं जो उनके पास रह गए। ऐसी स्थिति में विपक्ष को क्या समझता है? अरे भाई आप भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी अपने कार्यक्रम करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से गोरखपुर में उन्होंने अभियान की शुरुआत की है, माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो है आगरा से शुरुआत की है, तो ये सब मुझे लग रहा है संजीव जी क्या आप देर से जुड़े थे क्या? मैंने भूमिका में सारी बातें बताई हैं कि कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह काम कर रहे हैं। देर से जुड़ा, ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं किस तरह काम कर रहे हैं, मैंने बाकायदे एक एक चीज बताया कि भाई बड़ा एक ऐसा 24/7 चीफ मिनिस्टर है जो लगातार काम ही कर रहा है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वास्तव में जो मूल मुद्दे हैं, क्या मूल मुद्दों पर समाजवादी पार्टी क्या वो मुद्दे उठा रही है क्या, और भारतीय जनता पार्टी उन पर क्या जवाब दे रही है क्या, ये बड़ा सवाल है। सुभाष जी के पास चलेंगे। सुभाष जी, अखिलेश यादव ने 2-3 आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर। संजीव मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बेहतर काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी लगातार 24/7 काम कर रहे हैं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, इस सब तमाम वर्गों के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि भाई गेहूं खरीद में अगर ढंग से MSP इत्यादि के साथ खरीदा जाता तो किसानों को उसका फ़ायदा होता। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या जो कॉरपोरेट हैं भारत के, उनको गेहूं खरीद के लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया, उन्होंने गेहूं खरीदा, वही जो पैक डाटा है वो महंगे में बेचेंगे, तो जो लाभ अच्छी मार्केटिंग का या अच्छी व्यवस्था का जो पैसा किसानों के जेब में जाना था वो नहीं गया। एक मुद्दा वो ये उठा रहे हैं। गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं कि साल भर से भुगतान नहीं हुआ, सच्चाई क्या है? ये बातें तो नेतागिरी की हैं, एक नेता कह रहा है, दूसरा कह रहा नहीं, हम सब अच्छा कर चुके हैं। किसान क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है? किसानों के नेता होने के नाते आप क्या देख समझ रहे हैं? सुभाष जी। दुर्गेश जी धन्यवाद आपको। पहली बात बताएं कि दोनों दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इनकी राजनीति में हमको नहीं पढ़ना है। हमको जो गरीब किसान है, परेशान हाल है, इसकी बात हम आपको बता रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। और जब अखिलेश जी थे वो भी मेहनत कर रहे थे। सच बात है, सच्चाई के धरातल पर दुर्गेश जी कभी सर्वे करा लीजिए, स्थिति बहुत खराब है जी। और ये जो सत्ताधारी दल है, राजनेता जिनको बोलते हैं, इन राजनेताओं के पास सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। एक विपक्ष के नेता है माननीय अखिलेश जी, क्या माननीय मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर 6 साल से बैठे हैं, मैदान में नहीं आ सकते हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या ट्वीट से काम चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। गेहूं खरीद का जहां तक सवाल है, मुद्दा सही है इनका, लेकिन क्या अब जून का आ गया है, जुलाई आने वाली है, अभी तो 5 तारीख हो गई ना, अप्रैल मई में सब लोग कहाँ थे? इनके जिला अध्यक्ष हैं हर जिले में, किसी तरह केंद्रों पर गए हैं? नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हो प्रतीकों के सहारे चुनाव लड़ती है।
सिर्फ प्रतीकों के सहारे वो अपना काम कर रही। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मंशा पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके पार्टी के एजेंडा बढ़ा चले, उनकी मेहनत कोई कमी नहीं, लेकिन नेता विरोधी दल क्या है, वो भी तो सीसा है। वो कहाँ पे है? गन्ना भुगतान की स्थिति दुर्गेन जी समाजवादी पार्टी के सरकार में जैसी अब है ऐसी ही तब थी। तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता था, भीख मिलती थी, वैसे ये दे रहे हैं। अब डिबेट आप किसानों कराते हो, किसानों के मुद्दे पे वहां पे अपराध, बलात्कार और लूट और इनकाउंटर शुरू हो जाता है। नहीं। पैनल में बैठे लोग गरीबों को देख बहुत सारी, देखिए कुल मिलाकर जो राजनीतिक मसला है, एक तो लोकसभा का चुनाव है, तो अब बूथ से उन्होंने तमाम मुद्दे, हर देखिए राजनीति तो एक आप जैसा कह ही रहे हैं प्रतीकों के सहारे अगर बीजेपी कर रही तो वो बाकी दल भी जैसे समाजवादी पार्टी वो लोग भी मुद्दे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मुद्दे उठेंगे तो किसान, नौजवान, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इनके मुद्दे आएंगे। मैं सीधे गौतम राणे साहब के पास जाऊंगा। गौतम जी, सामाजिक चिंतक होने के नाते गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की स्थिति क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, वो कह रही कि भाई हमने काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे पैनल में भी हैं और जो लगातार अब बयान तमाम नेताओं को देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने अपना काम किया, ट्रिपल इंजन की सरकार है और हम उसी के भरोसे चुनाव में जाएंगे। ये तो तय है कि चुनाव की डुगडुगी बच चुकी, सारे दल अब जो भी कुछ कर रहे हैं वो फॉर्मेट चुनाव का ही है। समाजवादी पार्टी अगर बूथ पर अपने को मजबूत कर रही, यात्रा कर रही, लोक जागरण, जन जागरण जो भी, तो वो भी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ताबड़तोड़ चाय पर चर्चा कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा टिफिन पर आ गए हो। चाय पर चर्चा बड़ा चर्चित उनका अभियान था, तो अब वो टिफिन पर आ गए हैं। अल्टीमेटली चाय पर चर्चा हो, चाहे टिफिन पर चर्चा हो, चाहे बूथ अभियान हो, वास्तव में जो कॉमन मैन है, जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके बीच में भी जाते हैं, वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? और क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं वो चीज़ें क्या दिखती हैं क्या कॉमन मैन के बीच में? गौतम राणे जी। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो आप सभी जो आपके पैनलिस्ट हैं उन सभी का अभिवादन, आपके दर्शकों का, के न्यूज चैनल के दर्शकों का अभिवादन। जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को समझने के लिए जब आप ये समझते हैं कि समाज कहाँ खड़ा है, तो समाज को मापने का पैमाना एक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पैमाने पे जो गौतम जी, शायद आपका टीवी खुला हुआ, कृपया उसकी आवाज बंद कर लें तो बाकी लोगों को भी सुनाई पड़ेगी आपकी बात, या जिसका भी खुला हो। दुर्गेश जी, हम बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं इस मामले में और पूरी तरह से तैयारी करके बैठते हैं, ये डिस्टर्बेंस हमारी तरफ से नहीं होता है। खैर, जिन सज्जनों के, जिन हमारे पैनलिस्टों की तरफ से हो रहा है वो लोग अपना म्यूट कर लें तो बेहतर होगा। तो प्रश्न ये उठ रहा था कि समाज कहाँ फंसा है, किस तरह से दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीर दास की जो रचना है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, वो हाल हो गया समाज का। लेकिन चक्कर ये है कि ये जो दो पाटन है, एक पाटन पूरी तरह स्थिर रहता है, दूसरा चलता रहता है, उसी में समाज पिसता रहता है। आज जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पैमाने पे आप देखें तो पता लगेगा कि बहुत ही बुरी दुर्दशा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। 3 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। हमें लगता है कि हमारे जो कुछ साथी जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको लगता है कि शायद अपनी सोच को, अपनी समझदारी को, अपने विजडम को शायद किसी लाकर में रख करके लाए। 2 इंजन किस ट्रेन में लगता है आप भी जानते। जब बहुत ऊंचाई होती है, एक इंजन फेल कर जाता है तो फिर पीछे से दूसरा इंजन लगाया जाता है, उसके मकसद अलग। तो ये जो शब्द लेके आ रहे हैं इसमें कोई मतलब नहीं है, और निश्चित तौर पे समाज के विकास के पैमाने को मापने के लिए आवश्यक है कि जाति आधार पे जनगणना होनी चाहिए। ये मुद्दा अखिलेश यादव ने आज उठाया है। गौतम राणे जी, अखिलेश यादव ने आज भी मुद्दा उठाया है। ये अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय संविधान का मुद्दा है। भारतीय संविधान में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। अगर अखिलेश जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पे समाजवाद स्थापित करने की या समाजवाद के दिशा में जो काम होना चाहिए उसमें वो मुद्दा उठा रहे हैं तो उठाया जाना चाहिए, उठेगा भी, उठना भी चाहिए। देखना चाहिए कि जाति आधार पे जो जनगणना हो, उस जनगणना के आधार पे किसको शिक्षा में क्या भागीदारी मिली है, स्वास्थ्य उसका कितना बेहतर है, रोजगार उसको कितना बेहतर मिल रहा है। लेकिन अभी तक जब चुनाव की आप बात कर रहे हैं, आपका लब्बो लबाब एक ही मकसद था कि किसी ने दावा किया कि 80 के 80 सीटों पे वो चुनाव जीत जाएंगे। संभव नहीं है, 80 के 80 सीटों पे चुनाव जीतना संभव नहीं है। लेकिन आज चुनाव लोकतंत्र के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा। जो बीजेपी चुनाव लड़ती है, कोई अगर ये कहे कि वो लोकतंत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है, इस गलत फहमी को भूल जाना चाहिए। वो राजतंत्र के आधार पर चुनाव लड़ती है। और राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है? कोई व्यक्ति जब राजतंत्र के आधार पर चुनाव लड़ता है तो अपनी सेना से ज्यादा दुश्मन सेना पे या जिन पे आक्रमण करना होता है, जिनके राज्य को अपने अधीन करना होता है, उस सेनाओं पे ज्यादा होमवर्क करता है कि उसका मजबूत पक्ष क्या है, उसका कमजोर पक्ष क्या है, उसको किस तरह से डिगाया जा सकता है, किस तरह से हिलाया जा सकता है, कितनी सेनाएं हमें और इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो बीजेपी करती है, चुनाव लड़ती है। वो मैजिक ऑफ 6M पे काम करती है। मैसेंजर, मैसेज, मैनेजमेंट, मोटिवेशन, मनी और मीडिया, इस आधार पे वो काम करती है। गौतम जी, वो तो फिर अजय है, इसका मतलब तो अजय है। तो बहुत अच्छे काम आप बता रहे हैं कि भाई अगर कोई राजनीतिक दल, उसकी स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत है, जिसकी बात आप खुद ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो बहुत रणनीतिक रूप से बड़ी मजबूत पार्टी है। दुर्गेंद्र जी, जो बहुत मजबूत होता है अक्सर ध्वस्त भी वही होता है। दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि मजबूत से मजबूत सेनाएं परास्त नहीं हुई। दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि जो बहुत ही क्रूर तानाशाह रहा हो और वो उसका दुर्गत न हुई हो। तो प्रश्न ये है, इसलिए विपक्ष को भी चाहिए कि उसे उसी आधार पे तैयारी करनी चाहिए जिस आधार पे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी आधार पे तैयारी करनी चाहिए। स्वच्छता, स्वास्थ्य, रोजगार और यह जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, जाति जनगणना की बात की गई है, किसानों की आमदनी की बात की गई, उनको खेतों को बर्बाद करने की बात की गई है, किस तरह से रोटी पे GST लग रहा, गब्बर सिंह टैक्स रोटी पे लग रहा, सब्जी पे लग रहा। ये राहुल गांधी की भाषा है, ये शब्द राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी ने गब्बर सिंह को नहीं पैदा किया था। चलिए, मैं गौतम राणा साहब रोक रहा हूं आपको। संजीव मिश्रा से 10 सेकंड का सवाल, फिर नवेद भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। संजीव जी, 10 सेकंड का रिएक्शन। संजीव जी सुन पा रहे हैं क्या? संजीव मिश्रा, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो अनम्यूट करिए मिश्रा जी। संजीव जी धुनी रमा लिए होंगे अयोध्या में। आपके यहाँ से म्यूट किया गया इसलिए आवाज आ रही है। देखिए दुर्गेंद्र जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, उसके कई लोगों को बैठाने का क्या अर्थ है? मैं तो ये नहीं समझ पाया। नहीं, ये शेर की खाल में देखिए, ये कतई मैं नहीं करता हूँ, ये दूसरे लोग करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक फलाडिका। ये बिल्कुल निराधार और गलत आरोप है। मैं इसको कतई नहीं कहता हूं, ये लोग दूसरे लोग करते हैं। मैं देखता हूं राष्ट्रीय चैनलों में बहुत सारे लोगों को देखता हूं, खाल किसी के और चेहरा किसी का वो करते हैं। मैं कतई नहीं करता हूं। मैं पत्रकारिता को हाजिर नाजिर जान के और यही नहीं, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं किसी नेता को, लेकिन मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के इस बात को कहता हूं कि किसी खाल में छिपे किसी भेड़िए का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं। मैं बहुत कठोर शब्द कह रहा हूं। कोई भी इस तरीके का राजनीतिक विश्लेषज्ञ या वो सामाजिक चिंतक हैं, वो सामाजिक चिंतक हैं, अम्बेडकरवादी हैं। बात नहीं करेगा तो आप जवाब दीजिए ना संजीव जी, जवाब दीजिए ना उनका। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि वो कहें आपके बारे में। बड़ा अच्छा आपने बता दिया कि साहब 6M लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब वो बड़ा जो होता है वो ध्वस्त भी हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है
उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही, काम कर रही है, इसका अगर कोई प्रमाण दे रहा है तो जनता दे रही। जनता ने 2014 में देखिए, 2017 में देखिए, 19 में देखिए और अभी 10 मार्च 2022 में देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव को देखिए, लगातार उपचुनाव में जो स्थितियां आ रही हैं, वो जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से जनता के हितों के काम कर रही है। और मैं फिर कहूंगा, जनता की कसौटी पे जो दल खरा नहीं उतरता है उसका नाम समाजवादी पार्टी हो जाया करता है। देखो, इनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ये कब कहां क्या कह दे कोई भरोसा नहीं है। तो जनता इनको भली भांति जान चुकी है, लगातार इनको जवाब दे रही है, इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने समय में 2012 से 17 में जिस तरीके से गुंडागर्दी, अपराधीकरण, गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया था, उसका परिणाम इनको लगातार जनता दे रही है और जनता इनको सबक सिखा रही है। लेकिन ये आत्मचिंतन कर रहे हैं और ये इस विषय पे नहीं बोलने वाले हैं। ये तो केवल यही कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊं। और उसके बाद वही वैक्सीन आज काम आ रही है। यानी कितने कहां वैक्सीन पर ले जा रहे हैं? मुद्दा चुनाव 80 है, गेहूं गन्ना 80 की गारंटी है। गेहूं गन्ना कहां है? विदेशों में तमाम जगह पे लॉकडाउन लगा गेहूं हुआ गन्ना है, कहां वहाँ है? इस देश में फ्री की महंगाई वैक्सीन जो लगी बेरोजगारी है, कहां है? उस वैक्सीन के चलिए आप दोनों कृपया शांत हो जाए। मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा। संजीव जी माफी के साथ में रोक रहा हूं। तकलीफ नहीं है, ये तो विरोधी दलों के नेताओं के पास संजीव जी, उनकी समस्याएं होंगी, संजीव जी सुब्रत पाठक वाला मसला क्या है, उस पर तो जवाब दे दीजिए ना कि पुलिस को जाके पीटा उन्होंने। नहीं, वो क्या उसमें तथ्य है ये देखिए ना, उसमें पूरे तथ्य तो देखे जाए। और क्या, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो तो युवा उनको मोर्चे के प्रसाद लोगों दे को रहा आप था। प्रताड़ित नहीं कर रही है। वहाँ की पुलिस सुनिए, के आधार पर उन्होंने कहा है। मनोज यादव शांत रहिए जरा, उनको बात कहने दीजिए, उनका अपनी पता है। बताने दीजिए, उनको कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए संजीव जी, क्या तथ्य हैं उसमें? मैंने बताया तो, युवा मोर्चे के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस परेशान कर रही थी, उसके लिए वो गए थे समझौता कराने और इस आधार पर आपने मनोज यादव सुनने दीजिए भाई, सुनने दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सुनने दीजिए। अल्लाह, ये कैसे सुन सकते हैं? नहीं, हम उनके सुनने को नेता तैयार ने है, भी दर्शक जवाब सुन दिया रहे हैं हमारे। बोलिए, मैंने बताया तो, बोलिए। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से कुछ समथिंग पुलिस वाले उनका विरोध कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, ये बात कहने सांसद जी गए थे वहां पर। अब क्या उसके बाद आगे की स्थितियां हैं, ये निश्चित रूप से वहां का प्रशासन और सांसद जी बता सकते। ठीक बात है। नवेश सिको, मैं आपके पास आ रहा हूँ माफी के साथ में, चूंकि काफी वक्त हो गया आपको इंतजार करते हुए। स्थितियां, परिस्थितियां आपने देखी, अब तक की चर्चा में क्या क्या बातें हुई। मुख्य रूप से जो विषय है कि 80, वो कह रहे हैं 80 के 80 जीतेंगे, इस बार परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी लगातार बना रही है। और ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुतायत सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि जैसा अभी कहा गया कि भाई मशीनरी है उनके पास, सिस्टम है, 24/7 चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास, काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अखिलेश यादव ने आज लोक जागरण यात्रा शुरू की, मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाई गलत इनकाउंटर आप करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप ध्वस्त करते हैं। सांसद का नाम लिया कि भाई आपका सांसद जाता है पुलिस को कूटता है, बुलडोजर के पीछे, बुलडोजर कोई खड़ा नहीं मिला, नहीं तो पुलिस वाले वहाँ छुप जाते। अभी संजीव जी ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं का मसला था, सांसद जी गए थे, उसके आगे क्या हुआ संजीव जी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इस तरीके से पूरी परिस्थितियाँ अखिलेश यादव एक तरीके से परसेप्शन वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गन्ने वालों को भुगतान नहीं, जो गेहूं की खरीद में आपने कॉरपोरेट को सौंप दिया। तो जो मुद्दे हैं वो क्या उठ पा रहे हैं, और क्या जो 80 बनाम, अब जो भी कह लें, क्योंकि वो कह रहे हैं हम 80 के 80 जीत रहे हैं, और बाकी समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो और कोई मैदान में नजर आ नहीं रहा। बहन जी अभी बैठकें ही कर रही, बैठकें, लोग कह रहे हैं बैठ कर अब सब काम चल रहा है, वहाँ कोई अब निकल नहीं रहा मैदान में। नवेद भाई, नवेद भाई अनम्यूट करिए, हमारे यहां से आपका नहीं बंद है, जैसा संजीव जी आरोप लगा रहे थे। जब ये गुस्से में आते हैं तो कुछ भी आरोप लगा देते हैं कि आपके यहां से आवाज बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो सच्चाई होती वही कहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग किसी की आवाज नहीं बंद करते, ये काम ही नहीं। संजीव भाई आप तो बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं आप इन चीजों को जानते हैं। हम लोग कभी आवाज नहीं बंद करते किसी की। मुझे कष्ट हो गया आपकी इस बात से। बोलिए नवेद भाई। मैं हो सकेगा तो भेजूंगा आपको। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए नवेद भाई, बोलिए। देखिए, इस वक्त जो नजर आ रहा है पूरे देश में, भाजपा से विपक्ष
विपक्ष का लड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा से विपक्ष का लड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली उत्तर प्रदेश में भाजपा है। और वाकई भाजपा है, उसने पिछले चुनाव में जिस तरह परफॉर्म किया है, जिस तरह से भाजपा की टीम काम कर रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से एक विश्वास बना नजर आ रहा है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि यूपी में भाजपा से लड़ना मुश्किल है। अन्य राज्यों में, पूरे देश में भाजपा से लड़ा जा सकता है। ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो नजर आ रहा है। हम यूपी की बात करेंगे। यूपी में जैसा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े जनाधार वाली पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल। उसके बाद भी भाजपा से यूपी में लड़ने के लिए वही घिसी पिटी बात को मैं दोहराऊंगा जो पूरा प्रदेश और लोग दोहरा रहे हैं कि भाजपा से लड़ने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई काफी कठिन है। दूसरी चीज, वही बात जो बार बार कही जाती है कि अखिलेश यादव सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं, वो सक्रिय रहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, उनका जनाधार है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन जो बात बार बार आती है कि अखिलेश यादव जी को जमीन पे नजर आना पड़ेगा, सिर्फ बयान और बाइट देने से नजर नहीं, कोई भी फायदा होने वाला नहीं। अखिलेश यादव जी का आप अगर पूरा बैकग्राउंड देखिए पॉलिटिकल, जब वो सड़क पे निकले हैं, जब जमीन पर आए हैं, जब भी उन्होंने जमीनी संघर्ष किया है या चुनावी सभाएं, रथ यात्राएं अगर की है, तो अच्छा परफॉर्म किया है। भले ही वो हार गए, वो जीते भी हैं अपनी यात्राओं को जमीन पर लाकर, और हारे हैं अगर तो बड़ी सम्मानजनक हार रही। पिछला विधानसभा चुनाव बहुत अच्छी हार इसलिए कहेंगे, सम्मानजनक हार इसलिए कहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जब से जन्म हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी के पास आया था। उसके बाद भी वो हार गए, वो बात दूसरी है, क्योंकि वही बात घूम फिर के आएगी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसका कद बहुत बड़ा हो गया है। तो एक तो अखिलेश यादव जी को सिर्फ जो एक उनका पुराना एक जो पॉलिटिकल, अगर आप इतिहास पे जाइए तो चुनाव से 3 महीने पहले निकलते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जनता के बीच जाते हैं और उनको उसका फायदा भी होता है। लेकिन अगर चुनाव से साल भर पहले सिर्फ वो कहे नहीं, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कई बार कहा कि हम सड़क पे निकलने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता सड़क पे निकलने वाले, तमाम यात्राएं करने वाले, लेकिन नहीं की। आज फिर बयान इस तरह का आया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जैसा कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी सड़क की पार्टी है, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की पार्टी है, उसके पास एक काडर है, उसके पास जोशीले कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता जब निकलते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। योगी सरकार जो मजबूत सरकार है, आपको पता होगा, याद होगा कि वो डीजीपी वाला जो एफआईआर वाला किस्सा था, उसमें किस तरह घबराहट पैदा हो गई थी। एक आईपीएस जो है मीडिया कर्मी से उलझ गया था घबराहट में, पूरे प्रदेश की सरकार में खलबली मच गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे निकल आए। तो सारी चीजें हैं समाजवादी पार्टी के पास, उनके नेता भी हैं, लेकिन सड़क पे निकलने का मादा नहीं है। और अगर मादा नहीं होगा तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें निकाल लेगी। इस बात की है कि समाजवादी पार्टी अपने कैडर के साथ निकले, उसके साथ में कांग्रेस का कहीं ना कहीं अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने, मजबूत गठबंधन बने, तब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी से कम लड़ने की स्थिति में है। अभी फिलहाल सिर्फ बयान देती है, अगर बसपा सिर्फ बैठकें करती है, तो ये कह सकते हैं कि इस वक्त भाजपा से कम उत्तर प्रदेश में लड़ने वाला कोई नहीं है। हालांकि 2 कड़वे अनुभव है विपक्ष के सामने। एक तो ये कि अगर आपसी सामंजस्य था भी तब भी भाजपा से हार गए, कभी कांग्रेस के साथ सपा आई, कभी बसपा के साथ सपा आई, ऐतिहासिक गठबंधन हुए तब भी हार गए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा एक अध्यक्ष दिया, लल्लू जी कितना संघर्ष किया, कितनी सड़क पे निकले, प्रियंका जी ने सड़क नापी, सड़क पे दौड़ी, नजरबंद की गई, तब भी 2% पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष में अगर निराशा मिलती है तो हम जीवन भर उस संघर्ष को भूल जाएं और सोचें कि भैया गठबंधन हुआ था, क्या फायदा हुआ था। ठीक है नवेद भाई, मैं 10 सेकंड का रिएक्शन मनोज यादव से लूंगा। जारी रखना है और इस लड़ाई के लिए एकजुटता और सड़क पे उतरना बहुत जरूरी है।
है, नहीं तो भाजपा सचमुच 75 से 80 सीटें जीत सकती है। मैं 10 सेकंड को रिएक्शन लूंगा मनोज यादव से, लेकिन इस अनुरोध के साथ में कि यह मत कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग आपने बैठा दिए, ये आरोप मुझ पर मत लगाइएगा कृपया। मनोज यादव, हम लोग प्रैक्टिस में है, 10 बैठे हैं 8 बैठे, कोई जवाब देंगे तय की है तो हम लोग जवाब तो देंगे ही, जितने सवाल पूछे जाएंगे या जो हमारा दायित्व तो उसका निर्वहन करेंगे। बिल्कुल मैं अपने पत्रकार मित्र की बात से सहमत हूं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। हम ये चाहते हैं और समाजवादी पार्टी कमजोरों से लड़ना भी नहीं चाहती है, कि हम कमजोरों के लिए तो लड़ना चाहते हैं लेकिन कमजोरों से हमारी लड़ाई कभी नहीं रही। हम वही तो हैं समाजवादी ना, जो कांग्रेस की पूरी उस तानाशाही पूरे साम्राज्य को ढा दिया था, वही तो समाजवादी है ना, कोई अंतर थोड़ी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई कमजोर प्लेयर हो। योगी जी, मोदी जी बहुत मजबूत हैं, डबल इंजन है, उनकी लोकप्रियता बहुत है। आने वाले दिनों में इन सब का परिणाम निकलेगा और जनता के बीच में जो एक नशा है उस नशे को भी समाजवादी पार्टी उतारेगी। ठीक है, ठीक है मनोज जी, कंप्लीट करिए। राघवेंद्र सिंह राजू को मैं ले नहीं पाया, पूरे कार्यक्रम खत्म होने वाला है। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप राघवेंद्र जी से ले लें वक्त, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। राघवेंद्र जी, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आज ज्यादा ही कुछ उलझा हो गया, खामखा बेवजह की बातें मुझे भी करनी पड़ी, तो इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं अब। जी राघवेंद्र जी, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या सिनेरियो, क्या जो मूल मुद्दे विपक्ष उठा रहा है? दुर्गेन्द्र जी, अभी हाल ही में दुर्गेन्द्र जी आपने देखा स्थानीय निकाय के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए और जिस तरीके से धरातल पर सपा, बसपा, कांग्रेस, इवन हम ये भी कहेंगे कि भाजपा मेयर के चुनाव तो जीत गई, लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरीके से निर्दलीय जीत करके आए, ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। दुर्गेन्द्र जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब आई तो 303 सीटें उनकी हैं और उनके गठबंधन को लगा करके 353 सीटें हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा हमको मैंडेट मिला, लेकिन आप उस जनादेश को भी देखिए कि 1951 और 1952 में कांग्रेस जब 489 में 364 सीटें जीत गई थी और 1957 में 391 सीटें जीत करके आई। तो ये तो राजनीति में ऊपर नीचे चलता रहता है। अब उत्तर प्रदेश में ये सच है कि आप सारे लोग मानते हैं, पक्ष भी मानता है, विपक्ष भी मानता है कि वहां भाई संत बैठे हुए हैं, योगी बाबा बोले यूपी में काबा बोले बाबा, तो ये सारी चीजें। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां भी हैं, इनके गठबंधन की पार्टी है निषाद पार्टी, अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान 24 मई को छपा कि हम 80 के 80 सीटों पर लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल जी की अभी परसों मीटिंग थी लखनऊ में, उन्होंने कहा 27 में मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल होंगी। जो मुद्दे हो रहे हैं और मुद्दे के बाद जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिन भ्रष्टाचार और महंगाई का बार अब की बार मोदी सरकार, ये सारे लोग जानते हैं कि आज देश में तमाम सारी चुनौतियां हैं, बाह्य चुनौतियां, आंतरिक चुनौतियां भी हैं। अभी नए संसद भवन के बाद उद्घाटन में आपने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, तो ये तमाम जो जनमानस में संदेश जा रहा है, ये बात सच है। ये भी हमारे भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हम 80 के 80 देंगे। दुर्गेन्द्र, ये हो सकती है, चापलूसी हो सकती है, धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आज आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि जो जनादेश है वो जनादेश बदलेगा और अभी बहुत समय है। लेकिन ये भी सच है कि 1,70,000 बूथ हैं और उन बूथ में भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि 22,000 बूथों पर हमारी स्थिति कमजोर है। लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी के चल रहे हैं। आज भी फरकाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, तमाम मंत्रियों को लगा दिया गया और देवी देवताओं की शरण में भी तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री पहुंचे हुए हैं। वो मानते हैं कि राम जन्मभूमि और वहां मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वो कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि सत्ता में ये बात सच है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि जो महापुरुषों पर राजनीति हुई है, अभी आप सहारनपुर की घटना देख लीजिए, अनंतपाल तोमर की घटना देख लीजिए, तो ये जो छातीवाद हुआ महापुरुषों के नाम पर, रामायण पर, महाभारत पर, ग्रंथों पर, हनुमान चालीसा पर। राघवेंद्र जी कंप्लीट करिए, कृपया कंप्लीट करिए, वक्त खत्म हो चुका है। राघवेंद्र जी, मैं ज्यादा नहीं कहता दुर्गेन्द्र जी, 20% लोगों में नाराजगी है। अगड़े समाज के 20% लोग इससे भी प्रभावित हुए हैं कि हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, उनमें हमें मुखर होकर के सामने आना चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष क्या मुद्रा हो सकती है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सिकंजा बाबा योगी आदित्यनाथ ने, वो कर्मठ ईमानदार हैं। कल आपने देखा कि उनका जन्मदिन था,
कितनी पोस्ट उनके नाम से फेसबुक व्हाट्सएप पे आई, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने ट्वीट किया, कितने सांसद विधायकों ने उनको बधाई दी। उनके सख्त मिजाज से हर आदमी जानता है। और दुर्गेंद्र जी, ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में तो कमल खिल सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ा मैंडेट यहाँ आ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में स्थितियां हम खुद गए हैं, मैंने वहाँ कैडर आज बात मैं उत्तर प्रदेश की कर रहा था, बाकी तो सारी चीजें हैं ही हैं। राघवन जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। 10 सेकंड का फाइनल कमेंट गौतम राणे साहब के पास में जाऊंगा। राणे साहब, 10 सेकंड में जरा, जो राघवेंद्र जी ने बातें बहुत सारी की हैं, वो कह रहे हैं कि चुनौती है, ठीक है, बहुत मजबूत है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बहुत मजबूत है, लेकिन चुनौती है। वो कह रहे हैं कि 80 में 80 वाली बात तो चापलूसी है। बिल्कुल है। देखिए दुर्गेंद्र जी, आप इस बात को समझिए कि महाभारत हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन एक प्रसंग बहुत बेहतर आता है जो यहाँ शूट करता है। जब धृतराष्ट्र बहुत परेशान हुए तो उन्होंने विदुर को बुलाया कि विदुर आओ, कोई ज्ञान की बात बताओ। तो विदुर ने कहा, ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदा पानम दादय ऐश्वर्य मद मत्तो ही नापतित्वा विबुध्यते। इस दुनिया में अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदत को बिगाड़ देती है, लेकिन जिसको ऐश्वर्य का लत लग जाए, जिसको बड़बोलेपन का लत लग जाए, उससे ज्यादा बुरा कोई लत नहीं होता। तो जैसा 80 का 80 लत लगने की बात कह रहे हैं, वो सच है कि जो बहुत सफल होता रहता है वो कई कमियां भी छोड़ जाता है, और वही कमियां उसके पतन का कारण बनती है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सुभाष सिंह, आपका धन्यवाद। नवेश सुको साहब, आपका धन्यवाद। गौतम राणे साहब, आपका शुक्रिया। मनोज यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात तो ये बिल्कुल खरी खरी है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए एक तरीके से अग्नि परीक्षा ही नहीं, महाअग्नि परीक्षा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ में। विपक्ष किसी भ्रम में ना रहे कि 2 बयान देने, 1 ट्वीट करने से उसका कुछ भला होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो उसी के तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।